गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट विजय नर्सिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं एचजीपीजीआई एग्जाम रिलेटेड एमएसएन के कुछ इंपोर्टेंट बुलेट्स पॉइंट जो ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों। चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार लेक्चर। सुपरफिशियल अल्सरेशन ऑफ द स्किन appearing as the abrasion and the blister is the characteristic of स्किन में क्या देखने को मिलता है अगर एब्रेशन और द सेकंड वन इज द ब्लिस्टर देखने को मिलता है। वो किसका कैरेक्टरिस्टिक है? याद रखना प्रेशर अल्सर का स्टेज 2। कौन सा स्टेज 2 आएगा? प्रेशर अल्सर का स्टेज 2। नेक्स्ट वन इज द एपिडर्मिस इन्वॉल्व देन इज कॉल्ड स्टेज 1 प्रेशर अल्सर। ये बात याद रखना, अगर स्टेज 1 है तो उसमें कौन सी लेयर इंक्लूड होगी? एपिडर्मिस लेयर इंक्लूड होगी। अगर सुपरफिशियल अल्सरेशन देखने को मिलता है तो स्टेज 2, अगर एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है तो स्टेज 1। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द बच्चों सेलुलाइटिस? तो सेलुलाइटिस देख लेते हैं। इट इज द इन्फेक्शन ऑफ द डर्मिस एंड द हाइपोडर्म एंड इट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। कौन सा रहेगा? ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस एंड द स्टेफाइलोकोकस औरस। ये बात बहुत याद रखना। नेक्स्ट, इरिसिपियल्स। व्हाट डू यू मीन बाय द इरिसिपियल्स? It is the infection and the inflammation of the dermis and the lymphatic system caused by the streptococcus। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। सेलुलाइटिस का मीनिंग क्या रहेगा बच्चों? इन्फेक्शन हो जाता है कौन सा लेयर का? डर्मिस एंड द हाइपोडर्मल का। अगर इरिसिपियलिस पूछा जाए तो उसमें क्या आएगा? इन्फ्लेमेशन रहेगा डर्मिस और लिम्फेटिक सिस्टम का। नेक्स्ट, द रूल ऑफ द 9। आप सबको पता होगा रूल ऑफ 9 किसको रिफर करते हैं? बर्न्स के परसेंटेज को एडल्ट में और चिल्ड्रन में। जो भी बंस के लिए जो रूल ऑफ 9 यूज होते हैं वो बंस के लिए हम यूज किए जाते हैं। चलिए ओके, ये मैं इमेज दिखा देता हूँ, ये किसकी है पता चल गया ना। चलिए एक बार फिर से। ओके, सुपरफिशियल अल्सरेशन ऑफ द स्किन अपीयरिंग एज द एब्रेशन एंड द ब्लिस्टर। अगर एब्रेशन एंड द ब्लिस्टर दिखने को मिल गए तो स्टेज 2 प्रेशर अल्सर। एपिडर्मिस बच्चों अगर इंक्लूड हो रही है तो स्टेज 1। सेलुलाइटिस का मीनिंग क्या रहेगा? इन्फेक्शन एंड द इन्फ्लेमेशन रहेगा डर्मिस और हाइपोडर्म का। इरिसिपियलिस का मीनिंग क्या रहेगा? इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन किसका रहेगा? डर्मिस और लिम्फेटिक सिस्टम का। रूल ऑफ 9 किसको इंडिकेट करेगा? बर्न्स को इंडिकेट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। ओके, ये इमेज इसके लिए, सॉरी फॉर दैट, मैंने पहले बोल दिया कि ये इमेज इसके लिए, लेकिन ये इमेज इस क्वेश्चन के लिए। Linear burrowing of the mite at the finger waves, wrist, elbow, ankles and the penis is same is case of the। ये दिख रहा है, देखो बुरो टाइप की छोटे छोटे दाने के जैसा दिख रहा है ना आपको। ब्यूरिंग ऑफ द माइट है, ये सब क्या है? ब्यूरोइंग। देखो यानी कि कंटिन्यू देखने को, लिनियर यानी कि क्या देखने को मिलता है? कंटिन्यूअस लाइन के थ्रू देखने को मिलता है ये सब चीजें। तो उससे क्या बोला जाता है? तो याद रखना बच्चों स्कैबीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय द स्कैबीज? लिनियर ब्यूरोइंग ऑफ द माइट एट द कौन से एरिया पे? फिंगर पे, रिस्ट पे, एल्बो पे या एंकल पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट, a condition that causes the thin concave nails raised at the edge looking like a spoon like nails देखने को मिलते हैं ना बच्चों। तो उसको कौन सी कंडीशन याद रखना बच्चों? कोलियोनाइचियस। क्या है? कोलियोनाइचियस। ये दोनों टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फेस या फिर रिस्ट या फिर कहां पर फिंगर वेव्स, रिस्ट, एल्बो, एंकल्स, ये सब की जगह में क्या देखने को मिलता है? लीनियर बुरोइंग। यानी कि क्या देखने को? छोटे छोटे जो स्मॉल दिख रहे हैं ना आपको, वो सब कुछ देखने को मिलते हैं माइट। तो उससे क्या बोलते हैं बच्चों? स्कैबीज बोला जाता है। नेक्स्ट, ए कंडीशन दैट कॉज द थिन कॉन्केव नेल्स अगर देखने को मिलता है, रेज्ड एट द एज एंड लुकिंग लाइक अ स्पून लाइक देखने को मिलते हैं अगर नेल, तो उसे कौन सी कंडीशन बोला जाता है बच्चों? तो याद रखना, अपनी खोपड़ी में बिठा के रखना, कोलिनाइचियासिस। क्या बोलेंगे बच्चों? कोलियोनाइचियासिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने ये दिख रहा है, ये देखिए स्पून लाइक। यस और नो बच्चों? इजीली आपको पता चल गया ये क्या है, कौन सी कंडीशन? कोलियोनाइचिस। इसमें देखिए स्पून लाइक दिख रहा है ना, जो भी नेल्स है कैसे देख रहे हैं? स्पून लाइक। चलिए नेक्स्ट। ओके, टिटेनियम कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द विच ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन डिस्टर्बेंस। टिटेनियम में कौन से इलेक्ट्रोलाइट की डिस्टर्बेंस होती है? तो याद रखना बच्चों हाइपोकैल्सीमिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द पार्ट कंट्रोल द ईटिंग बिहेवियर। ईटिंग बिहेवियर को कौन कंट्रोल, बॉडी का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है बच्चों? हाइपोथैलेमस। कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। Which grafting of the burns wound are the covered with the patient on skin। अपनी पेशेंट की अपनी स्किन लेते हैं ग्राफ्टिंग के लिए, उसे क्या बोला जाता है बच्चों? याद रखना ऑटोग्राफ्ट। अपना स्किन यूज करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? ऑटोग्राफ्ट।
मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द डेट आफ्टर द बर्न इन फर्स्ट 24 आवर। इसमें खास ध्यान रखना बच्चों, क्या पूछा है, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द डेट आफ्टर द बर्न्स, बर्न्स के बाद, क्या बोल रहा हूं मैं, बर्न्स के बाद, बर्न्स हो गया उसके बाद शुरुआत के 24 आवर्स में रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज, लेकिन मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द डेट इन द क्लाइंट विद द बर्न्स आफ्टर द 24 आवर्स। अगर आफ्टर हुआ है तो क्या उसका कोज होगा, और क्या बोल रहा हूं, व्हाट इज द मेन कोज ऑफ द डेट आफ्टर द बर्न्स इन 24 आवर्स, उसमें रेस्पिरेटरी, लेकिन कॉमन कोज ऑफ द डेट इन द क्लाइंट विद द बर्न्स, विद बर्न्स है तो क्या रहेगा, इन्फेक्शन। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, खतरनाक क्वेश्चन है, इसमें से आ सकता है एसजीपीजी एग्जाम में, ध्यान रखना का बच्चों। टीटीनी में क्या है बच्चों, कैल्शियम की कमी, हाइपोकैल्सीमिया, कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है हमारे ईटिंग बिहेवियर को, क्या खाना क्या नहीं, कुछ ज्यादा खाए कम कर दिया, हाइपोथैलेमस। कौन सा ग्राफ्टिंग ऐसा है जो हम खुद से ही लेंगे और स्किन ग्राफ्टिंग के लिए हो तो इसे क्या बोला जाता है बच्चों, ऑटोग्राफ्ट बोला जाता है। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द डेट आफ्टर द बर्न्स, आफ्टर बर्न्स के बाद कौन सा होगा, रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज रहेगा। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द डेथ इनटू द क्लाइंट विद द बर्न्स आफ्टर द 24 आवर्स, उसमें क्या आएगा, इन्फेक्शन रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, इन्फेक्शन। तो पता चला। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, एक मिनट। Okay. Which vitamins most likely to deficient into the full thickness burns injury? Burns injury में कौन सा विटामिन की कमी देखने को मिल रही है, तो विटामिन डी। इन्फेक्शन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू अराउंड एंड अंडर द स्किन, सेल्यूलाइटिस मैंने अभी पढ़ाया, जो भी इन्फेक्शन होता है वो क्या सेल्यूलाइटिस बोला जाता है। Which degree of the burns is the least painful? कौन सा डिग्री रहता है बर्न्स का, वो लेस पेनफुल है, यानी कि 3rd डिग्री लेस पेनफुल है। और विच ऑफ द डिग्री बर्न्स इज द मोस्ट पेनफुल, सेकंड स्टेज का जो डिग्री रहता है वो बहुत पेनफुल है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द हर्पेक्स सिम्प्लेक्स का कौन सा रहेगा, एचएसवी। कौन सा आएगा, एचएसवी, याद रखना बच्चों, क्या रहेगा, एचएसवी। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ द बर्न्स इंजरी कौन सी रहेगी, थर्मल, क्या रहेगी, थर्मल। आई थिंक मैंने बर्न्स के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए, फिर से देख लेते हैं। बर्न्स के पेशेंट में कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी ज्यादा रहती है बच्चों, याद रखना विटामिन डी। अगर इन्फेक्शन हो गया टिश्यू के अराउंड और अंडर द स्किन में, उसे क्या बोला जाता है, सेल्यूलाइटिस। बर्न्स में कौन से डिग्री सबसे ज्यादा कम पेनफुल होता है, 3rd डिग्री, और सबसे ज्यादा पेनफुल कौन सा रहेगा, सेकंड स्टेज। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हर्पेस सिम्प्लेक्स का बताइए, एचएसवी, और कॉमन टाइप बताइए बर्न्स इंजरी का कौन सा रहेगा, थर्मल। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द एसजीबीजी एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, रिमूवल, इसमें क्या पूछा है पहले देख लीजिए। रिमूवल ऑफ द एक्सेसिव एब्डोमिनल स्किन एंड फैट, उससे क्या बोलते हैं, सीधा सा आंसर क्या रहेगा, रिडेक्टोमी। कौन सा आएगा बच्चों, राइटेक्टोमी, राइटेक्टोमी, क्या बोला जाता है उसको, राइटेक्टोमी। नेक्स्ट, silveric scalp plaques that are mildly itchy on the patient knee and elbow, उसे क्या बोलते हैं, सिल्वर कलर के स्कैल्प प्लेक देखने को मिलते हैं, वो क्या रहते हैं, माइल्डली इची रहते हैं, यानी कि इचिंग आती है। और कहां पर, पेशेंट के नी में, और कहां पर रहेंगे, एल्बो में रहेंगे, तो उससे क्या बोला जाता है, सोरियासिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सोरियासिस, याद रखना बच्चों, सोरियासिस, सेल्यूलाइटिस, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सिल्वर स्कैल्प प्लेक देखने को मिलता है तो सीधा सा आंसर सोरियासिस। Next, the right genetic exchange process into which donor DNA is introduced to reciprocate by the virus. The right genetic exchange process है, उसका मीनिंग क्या है एक बार देख लेते हैं। ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन का मीनिंग क्या है, उसमें क्या रहेगा, इट इज द मोड ऑफ द जेनेटिक ट्रांसफर रहेगा, वन बैक्टीरिया टू अनदर थ्रू द वायरस, यानी कि एक बैक्टीरिया जेनेटिकली ट्रांसफर रहेगा किसके माध्यम से, वायरस के माध्यम से। दैट इज अ नो डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी कि कांटेक्ट तो नहीं रहता बैक्टीरिया सेल में के बीच में, लेकिन वो कांटेक्ट करवाता कौन है, वायरस के द्वारा, जो जेनेटिकली मटेरियल ट्रांसफर करेगा, यानी कि बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करेगा, उसे क्या बोला जाता है, ट्रांसडक्शन करेगा। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ द एयर पासिंग इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग द इच साइकिल ऑफ द ब्रीथिंग, उसे क्या बोला जाता है, अमाउंट ऑफ एयर जो पास होती है आउट होती है, एंट्री एंड एग्जिट, इच साइकिल ऑफ द ब्रीथिंग, उसे क्या बोला जाता है, टाइडल वॉल्यूम। बहुत एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टाइडल वॉल्यूम, जितनी एयर को हम बाहर निकालते हैं, कितनी एयर को हम अंदर डालते हैं, वो जो भी है वो साइकिल, जो ब्रीदिंग साइकिल के बीच में जो होता है, उसे क्या बोला जाता है, टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, ध्यान रखना बच्चों, नोट और पेन ध्यान रखना, साथ में रखना।
रिमूवल ऑफ द एक्सेसिव एब्डोमिनल स्किन और फैट को निकालेंगे तो क्या बोला जाएगा बच्चों, राइटेक्टोमी। नेक्स्ट, सिल्वरी फ्लैक्स देखने को मिलता है, माइल्डली इची देखने को मिलता है, कहां पर, पेशेंट के नी पे और पेशेंट के एल्बो पे, तो उसे क्या बोला जाता है बच्चों, याद रखना, सोरियासिस। राइट जेनेटिक एक्सचेंज प्रोसेस रहती है कौन सा, इन विच डोनर डीएनए इज द इंट्रोड्यूस्ड टू द रेसिपिएंट बाय द वायरस, यानी कि बैक्टीरिया ट्रांसफर होगा किसकी मदद से, वायरस के ट्रांसफर से, वायरस की मदद से, लेकिन देयर इज नो कांटेक्ट बिटवीन द बैक्टीरियल सेल, उसे क्या बोला जाता है, ट्रांसडक्शन बोला जाता है। द अमाउंट ऑफ द एयर पासिंग इन एंड आउट होगी लंग्स में ड्यूरिंग द ईच ब्रीथिंग साइकिल, उससे क्या बोला जाता है, याद रखना बच्चों, टाइडल वॉल्यूम, क्या बोला जाता है, टाइडल वॉल्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, which type of the hypersensitivity reaction due to the IgE histamine release, उसे क्या बोला जाता है, एनाफाइलेटिक, एनाफाइल्स। The Adam's apple is the form by, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, थायराइड कार्टिलेज, कौन से कार्टिलेज, थायराइड। Which maneuver used to remove the foreign body airway obstruction, अगर कोई भी हम ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है एयरवे के अंदर, यानी कि कुछ खा लेते हैं या फिर कुछ निकल जाते हैं, तो उसका इसके लिए मैन्यूअर कौन सा यूज होता है, तो याद रखना बच्चों, हेल्मिच मैन्यूअर, कौन सा आएगा, हेमिल्चेल मैन्यूअर, सॉरी मैन्यूअर। डाइट रिकमेंडेशन फॉर द मैनर्स डिसीज, मैनर डिसीज में कौन सा डाइट देना चाहिए, लो सोडियम डाइट। कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज टू द ग्लाइकोजन फॉर द स्टोरेज इनटू द लीवर और मसल, लीवर और मसल सेल के लिए जो ग्लाइकोजन स्टोरेज रहता है वो ग्लूकोज को कन्वर्जन करता है, उसे क्या बोला जाता है बच्चों, तो याद रखना क्या बोला जाता है बच्चों, ग्लाइकोजेनेसिस, क्या बोला जाता है, ग्लाइकोजेनेसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। Which type of the hypersensitive reaction रहेगा, Ig mediated histamine release into the cold, उसमें क्या बोला जाता है, anaphylaxis। Adam's apple is the formed by the thyroid cartilage, which maneuver it is the used to remove the foreign body airway obstruction, तो कौन सा आएगा, Almilchal maneuver। Diet recommendation for the Meniere's disease कौन सा आएगा, low sodium diet। कन्वर्जन रहेगा ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्लाइकोजन में, किसके लिए यूज करेंगे, लीवर और मसल सेल को यूज करेंगे, उसका नाम क्या रहेगा, ग्लाइकोजेनेसिस, क्या रहेगा बच्चों, ग्लाइकोजेनेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, आपकी स्क्रीन के सामने ये क्वेश्चन आई थिंक फिर से रिपीट हो रहा है। विच टाइप ऑफ द हाइपरसेंसिटिव मैंने ऑलरेडी पढ़ा लिया है, द एडम्स एप्पल भी आ गया, क्या आ गया, थायराइड कार्टिलेज, आई थिंक ये सारे क्वेश्चन रिपीट हैं, ओके, सॉरी फॉर दैट, ओके। नेक्स्ट, हाइपोथायरॉयडिज्म इन एडल्ट, हाइपोथायरॉयडिज्म अगर एडल्ट में हो रहा है तो उससे क्या बोला जाता है बच्चों, याद रखना, मायोक्सिडेमा, क्या बोला जाता है, मायोक्सिडेमा। जुवेनाइल डायबिटीज इज, उसका मीनिंग क्या रहेगा, टाइप 1 इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज insipidus is the caused by the deficiency of the which hormone, एंटी डायरेटिक हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रोसियोसाइन कहां पर देखने को मिलता है, ट्रोसियोसाइन, ट्रोसियोसाइन कहां पर रहेगा, हाइपोकैल्सियम। नेम ऑफ द डिसीज caused by the deficiency of the hormone insulin, ऐसा कौन सा डिसीज है जिसमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, डायबिटीज मेलाइटस में। एक बार फिर से हम रिकवर कर लेते हैं सारे क्वेश्चन, ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथायरॉयडिज्म अगर एडल्ट में हो रहा है तो उसका नाम बताइए, मायोक्सिडेमा। जुवेनाइल डायबिटीज क्या है, इट इज द टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस बोला जाता है। डायबिटीज इंसिपिडस होने की वजह क्या है, कौन से हार्मोन की वजह से होता है, तो एंटी डायरेटिक हार्मोन यानी कि एडीएच हार्मोन की वजह से होता है। ट्रोसियोसाइन कहां पर देखने को मिलता है, तो हाइपोकैल्सियमिया वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। ऐसा नाम की डिजीज बताइए जिसमें हार्मोन इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, तो डायबिटीज मेलाइटस, कौन सा आएगा, डायबिटीज मेलाइटस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेव डिसीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेव डिसीज का मीनिंग बताइए। हाइपरथायरॉयडिज्म, सीधा सा आंसर रहेगा, क्या रहेगा बच्चों, हाइपरथायरॉयडिज्म। कीटोन्स बॉडी आर फाउंड इन द यूरिन ऑफ द पेशेंट विद द अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा ही होगा। कीटोन्स बॉडी फाउंड होती है यूरिन में, डायबिटिक जो पेशेंट रहता है उसमें, क्यों, उसका रीजन क्या है, इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ द फैट, फैट का मेटाबॉलिज्म ज्यादा बढ़ गया है, दैट्स व्हाई कीटोन बॉडी होती है फाउंड। Which electrolyte imbalance into the Addison disease, सोडियम, सोडियम की कमी किसमें देखने को मिलती है, एडिशन डिजीज में। क्लिनिकल साइन ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस, तो 3 भी याद रखिए बच्चों, पॉलीयूरिया, पॉलीडिस्पेसिया एंड द पॉलीफेजिया, कौन सा आएगा, पॉलीयूरिया, पॉलीडिस्पेसिया एंड द पॉलीफेजिया। नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर 70 to 110, 110 से 125 प्री डायबिटीज मेलाइटस और 125 से ज्यादा डायबिटीज मेलाइटस, याद रखना। नॉर्मल कितना रहेगा बच्चों, 70 से 110 रहेगा, इट इज नॉर्मल। 110 से 125 आ गया तो प्री डायबिटीज मेलाइटिस, 125 से ज्यादा आ गया तो डायबिटीज मेलाइटिस।
appropriate needle size for the insulin injection is the 25 gig and तो कितनी लॉन्ग रहेगी 5 से 5/8 लॉन्ग रहेगी। तो पता चल गया, चलिए देख लेते हैं फिर से। ओके पहला क्या रहेगा, ग्रेव डिजीज क्या है, इट इज द हाइपरथायरॉयडिज्म। कीटोन बॉडीज फाउंड कहां पर होती है, यूरिन में फाउंड होती है और कौन से पेशेंट में देखने को मिलता है, डायबिटीज में। उसका रीजन क्या है, याद रखना बच्चों, ड्यू टू द इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ द फैट। कौन से इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस देखने को मिलते हैं, एडिशन डिसीज में। एडिशन डिसीज में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस देखने को मिलता है, सोडियम का। क्लिनिकल साइन ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस, क्लिनिकल साइन बताइए डायबिटीज मेलाइटस के, तो कौन से आएंगे, पॉलीयूरिया, पॉलीडिस्पेसिया एंड द पॉलीफेजिया। नॉर्मल एफबीएस यानी कि फास्टिंग ब्लड शुगर कितना रहता है, 7 से 70 से लेके 110 mg पर डीएल रहता है और 110 से 125 है तो उसे प्री डायबिटीज मेलाइटस, और 125 से ज्यादा आता है तो उसे क्या बोला जाता है, इंडिकेटेड डायबिटीज मेलाइटस। एप्रोप्रिएट नीडल साइज इंसुलिन की कितनी रहती है, 25 गिग रहती है और 5/8 लॉन्ग रहती है। आई थिंक सब बातें क्लियर हो रही हो। मेरा लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट भी जरूर कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा रहेगा बच्चों, तो याद रखना बच्चों कौन सा रहेगा, डीजनरेटिव चेंजेस इनटू द रेटिना। रेटिना में डीजनरेटिव चेंजेस होने की वजह से रेटिनल डिटैचमेंट देखने को मिलता है। होमन साइन इज यूज्ड टू असेस फॉर द डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी कि डीवीडी चेक करने के लिए हम कौन सा साइन यूज करेंगे, होमन साइन। एंड इनमूवेबल जॉइंट को क्या बोला जाता है, तो याद रखना बच्चों, साइने आर्थरोसिस। क्या बोला जाता है, साइना आर्थरोसिस बोला जाता है। क्या है, इट इज द इनमूवेबल जॉइंट रहेगा। व्हेन ए पर्सन्स ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स द किडनी रिस्पॉन्ड, जब भी हमारी बॉडी में अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो किडनी क्या करती है, किडनी एक हार्मोन सिक्रेट कर देती है। उस हार्मोन का नाम बताइए, रेनिन। नेक्स्ट, पेप्सिनोजन इनटू द स्टमक सिक्रेटेड बाय, जो भी स्टमक में पेप्सिनोजन होता है वो किससे सिक्रेटेड होता है, तो चीफ सेल। किससे होता है, चीफ सेल। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द रेटिनल डिटैचमेंट बताइए, तो कौन सा आएगा, डीजनरेटिव चेंजेस इनटू द रेटिना। होमन साइन इज द यूज्ड टू असेस द डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इमूवेबल जॉइंट को क्या बोला जाता है, साइना आर्थरोसिस। व्हेन एंड अ पर्सन ब्लड प्रेशर ड्रॉप, जब भी हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है तो किडनी क्या करेगा, सिक्रेटिंग क्या करेगा, रेनिन हार्मोन्स को सिक्रेट करेगा। पेप्सिनोजन इनटू द स्टमक, इट इज द मेनली तो सिक्रेटेड बाय द चीफ सेल। किसके द्वारा होती है, चीफ सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ओके चलिए क्या पूछा है देख लेते हैं। नॉर्मल टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पीरियड ऑफ द रिएक्टिविटी आफ्टर द बर्थ, बच्चे के जन्म के टाइम के बाद जो फर्स्ट पीरियड ऑफ द रिएक्टिविटी होता है वो कौन सा रहेगा, शुरुआत के 30 मिनट्स। इंट्रोडक्शन ऑफ द सॉलिड फूड अलोंग द विद द ब्रेस्ट फीडिंग, उसे क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, यानी कि 6 मंथ के बाद जो डाइट देते हैं। current jelly like stool containing the mucus among the 3 month to 3 year old, उसे क्या हो सकता है, current jelly like stool, हमेशा याद रखना इंडो सक्सेशन में देखने को मिलते हैं। क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी हम कब करेंगे, 12 से लेके 18 मंथ में करेंगे। अमाउंट ऑफ द वाटर एक्सेस एट द यूरिन पर डे कितना रहेगा, एवरी डे 15, यानी कि 1500 ml रहता है एवरी क्या डे में, याद रखना आउटपुट। चलिए देख लेते हैं, नॉर्मल टाइम ऑफ द फर्स्ट पीरियड ऑफ द रिएक्टिविटी, जो नॉर्मल टाइम है फर्स्ट टाइम ऑफ द रिएक्टिविटी आफ्टर द बर्थ, उसे क्या बोला जाता है, फर्स्ट 30 मिनट्स आफ्टर द बर्थ। इंट्रोडक्शन ऑफ द सॉलिड फूड्स अलोंग द विद द ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में जो सॉलिड फूड्स हम देते हैं बच्चों को उसे क्या बोला जाता है, तो याद रखना बच्चों क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री। क्यूरेंट जेली लाइक स्टूल अगर देखने को मिलता है विद द म्यूकस अमंग द 3 मंथ से लेकर कितने साल के बच्चे के लिए 3 इयर्स में, तो उसे क्या बोला जाता है, यानी कौन सी कंडीशन हो सकती है, इंटरसेप्शन। द क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी हम कब प्रिपेयर करेंगे, याद रखना बच्चों 12 से लेकर 18 मंथ में। द अमाउंट ऑफ द वाटर एक्सक्रीटेड एज द यूरिन पर डे कितना रहेगा, 1500। ये सारी बातें याद रखना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन के सामने नेक्स्ट आएगा। What is the most appropriate time for the nurse to obtain the sputum for the culture? जो sputum हम लेने का सबसे बढ़िया टाइम क्या रहेगा, याद रखना बच्चों, early into the morning. What is the best route of the administration of the insulin subcutaneous? हमेशा subcutaneous देंगे। 5 teaspoon is the equivalent to how many ml?
5 टीस्पून इज इक्वल टू 25 ml, याद रखना बच्चों। पेनलेस ब्लीडिंग देखने को मिलता है जब 28 वीक की प्रेगनेंसी के बाद, तो उसे क्या बोला जाता है, एसोसिएटेड विद द प्लेसेंटा प्रेविया। लेकिन एब्नॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ द देखने को मिलता है यूट्राइन एंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड द यूट्रस, उसे क्या बोला जाता है बच्चों, एंडोमेट्रियोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एंडोमेट्रियोसिस बोला जाता है। समझ में आ गया? चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं बच्चों। सबसे बेस्ट बढ़िया टाइम कौन सा है? एज ए नर्स आपको पूछे स्पुटम हमें कलेक्ट करना है तो कब करेंगे बच्चों? अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि जल्दी सुबह में। कौन सा बेस्ट रूट है एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द इंसुलिन? इंसुलिन को हमें एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो कौन सा रहेगा? सबक्यूटेनियस। 5 टीस्पून इज द इक्विवेलेंट हाउ मेनी ml? 5 इज इक्वल टू कितना आएगा? 25 ml। पेनलेस ब्लीडिंग देखने को मिलती है आफ्टर द 28 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, इसे क्या बोला जाता है? प्लेसेंटा प्रीविया। एब्नॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ द यूट्राइन एंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड द यूट्रस, यूट्रस के आउटसाइड में देखने को मिलता है, उसे क्या बोला जाता है? एंडोमेट्रियोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंडोमेट्रियोसिस बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट। Which condition gives the baby and old man look? ऐसे कौन सी कंडीशन है जिसमें बेबी तो है लेकिन बेबी जैसा दिखता नहीं है, लेकिन कैसा दिखता है? ओल्ड मैन लुक देखने को मिलता है। तो ऐसे कंडीशन कहां पर देखने को मिलती है? इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन IUGR में देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कौन सा रहेगा? फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। क्या रहेगा बच्चों? फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। What is the main causes of the Parkinson disease? Parkinson disease का main causes कौन सा रहेगा? Depletion of the dopamine level. Heavy activities should be avoided for the how many weeks after the retinal detachment? याद रखना, अगर रेटिनल डिटैचमेंट की सर्जरी करवाई है तब तक उसके बाद 2 वीक तक हमें क्या रखना पड़ेगा? पूरा रेस्ट पे रखने का पड़ेगा, यानी कि हैवी एक्टिविटी नहीं करने को बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिनल डिटैचमेंट का मोस्ट कॉमन कोज कौन सा रहेगा बच्चों? याद रखिए, एक मिनट। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द रेटिनल डिटैचमेंट? इट इज द डीजनरेटिव चेंज इनटू द रेटिना। आई थिंक मैंने फिर से सॉल्व करवा दिया, पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसमें बेबी तो है लेकिन कैसा दिखता है? ओल्ड मैन लुक दिखता है। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एनटीडी का मोस्ट कॉमन कोज कौन सा रहेगा? फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। व्हाट इज द मेन कोजेस ऑफ द पार्किंसन डिसीज? पार्किंसन डिसीज में कौन से डिक्रीज होती है? डोपामाइन का लेवल। कौन सा? डोपामाइन का। हैवी एक्टिविटीज को हम अवॉइड करेंगे। कितने वीक तक अवॉइड करेंगे? आफ्टर द रेटिनल डिटैचमेंट की सर्जरी के बाद, तो याद रखना कितने वीक तक? 2 वीक में। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा रहेगा रेटिनल डिटैचमेंट का? तो याद रखना बच्चों, डीजनरेटिव चेंजेस इनटू द रेटिना। क्या रहेगा? डीजनरेटिव चेंजेस इन द रेटिना। चलिए नेक्स्ट। ओके, ट्रैकोमा आएगा। ट्रैकोमा इज द डिसीज इज द रिलेटेड टू, किसके रिलेटेड डिसऑर्डर है? आई के रिलेटेड। सेफ स्ट्रेटेजी किसमें यूज करेंगे? याद रखना बच्चों, ट्रैकोमा में। किसमें यूज करेंगे? ट्रैकोमा में। What is the main purpose of the eye care into the coma stage patient? यानी कि कोमा वाले पेशेंट को हम क्या पर्पस करेंगे? To prevent the corneal irritation and the ulcer. Presbyopia. Presbyopia is the what is caused by the hardening of the lens of eye which occur with the aging. यानी कि ज्यादा एज बढ़ती है तब क्या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? Presbyopia, यानी कि it is the main caused by the hardening of the lens of the eye. A patient is the posted for the cataract surgery. Which type of the eye drop are to prescribe? कौन सा eye drop? याद रखना बच्चों, माइड्रेटिंग। माइड्रेटिंग ड्रग हम कब देंगे? जब भी पेशेंट को कभी कैटरेक्ट की सर्जरी दी है, की है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एज ए ट्रीटमेंट कौन सी आएगी? माइड्रेटिंग। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। ट्रैकोमा किसका डिसऑर्डर है बच्चों? याद रखना, ट्रैकोमा इज द डिसीज रिलेटेड टू आई। सेफ कंडीशन जो रहती है वो किसके लिए रिकमेंडेड रहेगी? तो याद रखना बच्चों, ट्रैकोमा के लिए। Purpose, what is the main purpose of the eye care into the coma stage patient? कोमा पेशेंट में क्या करेंगे? तो याद रखना, to prevent the corneal irritation, and the second one is the क्या रहेगा? Ulcer. Next, presbyopia, it is the main caused by the hardening of the lens of the eye which occurs with the aging, and the patient is the poster for the cataract surgery. Cataract surgery के लिए पेशेंट को लाया है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ द आई ड्रॉप्स आर बी टू प्रिस्क्राइब? तो कौन सा आई ड्रॉप यूज करेंगे? माइड्रेट्रिक। कौन सा आएगा? माइड्रेट्रिक। याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट।
द इनएबिलिटी टू रीड स्मॉल लेटर हेल्ड एट द यूजुअल डिस्टेंस, थोड़े से अंतर में अगर भी आपको स्मॉल जो लेटर्स है वो दिख नहीं सकते तो उसे क्या बोला जाता है, प्रेस बायोपिया। ब्लाइंड स्पॉट इनटू द विजुअल फील्ड को क्या बोला जाता है, स्कोटोमा। ये भी याद रखना, क्या बोला जाता है, स्कोटोमा। पंचत 75 इयर्स फीमेल पेशेंट कम्स इनटू द ओपीडी विद द, क्या कंप्लेंट लेके आई है, अबाउट द क्लाउडी विजन देखने को मिलता है, डिफिकल्ट टू द थ्रेड इनटू द नीडल फॉर द स्विंग इनटू द नीडल, यानी कि जो देखते हैं ना, जो भी दर्जी होता है या फिर कोई भी घर पे अगर हमारा पैंट टूटा फट गया है तो उसको स्विंग करते हैं ना, इसकी उसमें भी वो पेशेंट नहीं कर पाता, लेकिन उसको लिए हमें क्या डायग्नोसिस आएगा, कैटरेक। याद रखना बच्चों, कैटरेक वाले जो पेशेंट है ना, कैटरेक, ये याद रखना बच्चों। कौन सा पेशेंट कह रहा हूँ मैं, कैटरेक। कैटरेक वाले पेशेंट में ये सारी चीजें याद रखना। क्या देखने को मिलता है, क्लाउडी विजन देखने को मिलता है, और क्या देखने को मिलता है, इट इज द डिफिकल्ट टू ट्रेड, यानी कि जो भी काम करना चाहिए डिफिकल्ट टू ट्रेड इनटू द नीडल इनटू द स्विंग, तो ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। कैटरेक। A patient is unable to see the downward and the lateral movement of the eye. Downward और lateral movement नहीं देख सकता। Which of the cranial nerve primary will be affected? तो trochlear nerve हमेशा याद रखना बच्चों, किसके लिए आएगी, आईज के लिए। आई पेडिंग रखेंगे कहाँ पर, अनकॉन्शियस पेशेंट को, तो प्रिवेंट द कॉर्नियल अल्सर। जो कॉर्नियल अल्सर ना हो जाए तो इसकी वजह से क्या करेंगे, आई पेडिंग हमेशा देते हैं। चलिए देख लेते हैं फिर से। इनएबिलिटी टू रीड द स्मॉल लेटर, तो उससे क्या बोला जाता है, प्रेस बायोपिया। ब्लाइंड स्पॉट देखने को मिलता है अगर विजुअल फील्ड में, तो उससे क्या बोला जाता है, स्कॉटोमा। अगर 75 इयर्स की फीमेल आती है ओपीडी में और क्या कंप्लेंट करती है, क्लाउडी विजन देखने को मिलता है, डिफिकल्ट टू द थ्रेड इनटू द नीडल फॉर द स्विंग द नीडल, इट इज द व्हाट शुड बी पॉसिबल डायग्नोसिस, तो कौन सा पॉसिबल डायग्नोसिस आएगा, कैटरेक। कैटरेक बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटरेक याद रखना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A patient is unable to see, okay, trochlear तो मैंने कंप्लीट करवा दिया। आई ओपनिंग इज द अप्लाइड टू द अनकॉन्शियस पेशेंट, किसके लिए आएगा, कॉर्नियल अल्सर के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द आइरिस इज द थिन एंड द सर्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ द आई, ध्यान रखना, जो भी हमारी आइरिस होती है वो कैसे रहती है, थिन और सर्कुलर स्ट्रक्चर रहती है। इट इज द मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, डायमीटर एंड द साइज ऑफ द pupil, thus control the amount of the light entering or the reaching the rays on the retina of the eyes। तो याद रखना इसमें क्या पूछा गया है, आइरिस क्या है, आइरिस क्या है, थिन और सर्कुलर स्ट्रक्चर तो है ही, वो क्या रिस्पॉन्सिबल करता है, कंट्रोलिंग द डायमीटर एंड द साइज ऑफ द प्यूपिल। प्यूपिल की क्या करता है, डायमीटर और साइज को कंट्रोल करता है। देन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग, जितनी भी लाइट एंटरिंग हमारे आई में करते हैं उसको क्या कंट्रोल करने वाला काम कौन करता है, क्या कौन करेगा बच्चों, आइरिस। मायोटिक किसके लिए आएंगे, कंस्ट्रिक्ट द प्यूपिल। नेक्स्ट एपिस्टेक्सिस का मीनिंग की बताइए, ब्लीडिंग नोज से निकलेगा। एक्यूट ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज द नोन एज द, क्या रहेगा, एपिस्टेक्सिस। नेक्स्ट द पोजीशन रिकमेंडेड फॉर द पेशेंट विद द एपिस्टेक्सिस, फॉरवर्ड रखेंगे, सिटिंग एंड द लीनिंग, लर्निंग, लीनिंग आएगा, लीनिंग फॉरवर्ड, यानी कि सिटिंग और थोड़ी आगे की ओर क्या करेगा बच्चा, झुक जाएगा। तो चलिए वन बाय वन फिर से सीख लेते हैं। आइरिस का पता चल गया, वो क्या है, इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग द डायमीटर एंड द साइज ऑफ द प्यूपिल। और उसके लिए कंट्रोल क्या हो जाता है, अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग कहां पर, एक्सरे ऑन द, क्या आएगा, रेटिना और द आइस। मायोटिक्स जो ड्रग है वो किसके लिए यूज करेगी, कॉन्स्ट्रिक्ट द प्यूपिल्स। एपिस्टेक्सिस का मीनिंग क्या रहेगा, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। acute bleeding from the nose is the known as the, फिर से आया क्वेश्चन, क्या आएगा, epistaxis। the position recommended for the patient with the epistaxis कौन सा आएगा, sitting and the leaning forward, कहाँ रहेगा बच्चों, sitting and the leaning forward। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एज रिलेटेड हियरिंग लॉस को क्या बोला जाता है बच्चों, प्रिस्बाइकोसिस। क्या बोला जाता है, प्रिस्बाइकोसिस। डिजीज ऑफ द इनर ईयर का डिसऑर्डर है, इसमें रिकरिंग अपोजिट ऑफ द वर्टिगो, टिनिटस और द, क्या रहेगा, डेफनेस। ये तीन चीजें याद रखना, कौन से आएंगे, वर्टिगो, टिनिटस और द लास्ट वन इज द, कौन से आएंगे, डिफनेस। तो इसे क्या बोला जाता है, मैनियर्स डिजीज, व्हिच इज द आल्सो कॉल्ड एज द ओटिटिस एक्सटर्ना, इट इज आल्सो कॉल्ड द विमर्स ईयर। नेक्स्ट सॉरी स्विमर, इन्फ्लेमेशन ऑफ द इनर ईयर, उससे क्या बोला जाता है बच्चों, याद रखना, लैबिरिंथाइटिस। क्या बोला जाता है बच्चों, लैबिरिंथाइटिस। नेक्स्ट रिंगिंग इन द ईयर इज द नॉन एज द, अगर कान में रिंगिंग बज रही है, ऐसा साउंड आता है तो उसे क्या बोला जाता है बच्चों, टाइनिटस बोला जाता है। क्या बोला जाता है,
टाइनीटस। ओके, पता चलेगा। फिर से बच्चों पढ़ लेते हैं। एज रिलेटेड ड्यूरिंग जो हेयर लॉस होता है उसे क्या बोला जाता है, ये मैंने पढ़ा लिया, प्रिस्माइकोसिस। डिजीज ऑफ द इनर ईयर कैरेक्टराइज्ड बाय द रिकरिंग एपिसोड ऑफ द, क्या देखने को मिलेगा, वर्टिस, टाइनीटस एंड द सेकंड लास्ट वन इज द, क्या आएगा, डिफनेस। डिफरेंस, तो उसका आंसर क्या आएगा बच्चों, मैनर्स डिसीज, विच इज द आल्सो कॉल्ड एज द ओटाइटिस एक्सटर्ना, उसे क्या बोला जाता है, स्विमर्स ईयर। नेक्स्ट, इन्फ्लेमेशन ऑफ द इनर ईयर, इट्स नोन एज द, जो भी इन्फ्लेमेशन ईयर का होता है तो उसे क्या बोलते हैं, लैबिरिथाइटिस बोला जाता है। रिंगिंग इनटू द ईयर, अगर ईयर में रिंगिंग जैसा साउंड आता है तो उसे क्या बोला जाता है, टाइनीटस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टाइनीटस। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप पढ़ लिए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। प्लीज कोऑपरेटिंग फॉर योर क्लास। ओके चलो कंटिन्यू। पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन इज द मोस्ट कॉमनली सेल, कहां पर देखने को मिलता है, याद रखना बच्चों, फ्लेल चेस्ट में। नेक्स्ट, फ्लेयरिंग ऑफ द नोस्ट्रिल्स माइट इंडिकेट द, जो भी फ्लेयरिंग ऑफ द नोस्ट्रिल अगर देखने को मिल रहा है किसी पेशेंट में तो वो क्या इंडिकेट करेगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कंडीशन। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कौन सा रहेगा, राइनो वायरस। कौन सा रहेगा बच्चों, राइनो वायरस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, सॉरी कोजेस। हेमिल्टन मैन्यूवर अभी मैंने पढ़ाया, किसके लिए होगा, एक्सपेल फॉरेन बॉडीज इनटू द रेस्पिरेशन। हाई पिच्ड हार्ड साउंड हर्ड ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, उसे कौन सा साउंड कहेंगे, स्ट्रिडोर। कौन सा रहेगा, स्ट्रिडोर। स्ट्रिडोर इज द मेनली कोज्ड बाय द ऑब्स्ट्रक्शन, कहां पर, अपर एयरवे का, एंड इट इज द साइन ऑफ द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस दैट रिक्वायर द इमीडिएटली अटेंशन, उसके लिए इमीडिएटली क्या करेंगे, अटेंशन लेंगे। नेक्स्ट, फिर से एक बार पढ़ा लेता हूं। पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन किस में देखने को मिलते हैं, तो याद रखना बच्चों, फ्लेल चेस्ट में। कौन से, फ्लेल चेस्ट में। फ्लेयरिंग ऑफ द नोस्ट्रिल, अगर नोस्ट्रिल का फ्लेयरिंग देख रहा है किसी को तो वो क्या इंडिकेट करता है बच्चों, तो याद रखना कौन सा इंडिकेट करेगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह कौन सा कॉजेज है, तो राइनो वायरस। हेमिल्टन मैन्यूवर किसके लिए यूज करेंगे, एक्सपेल फॉरेन बॉडीज इनटू द रेस्पिरेशन, तो जो भी फॉरेन बॉडी है उसे हम निकालने के लिए यूज करेंगे। हाई पिचेड जो हार्ड साउंड है, हाई पिचेड जोर जोर से जो हार्ड साउंड है, एंड हियर ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, उसे क्या बोला जाता है, तो याद रखना बच्चों, उसे क्या बोला जाता है, स्ट्रिडोर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्ट्रिडोर। नेक्स्ट, क्या है स्ट्रिडोर, स्ट्रिडोर इज द कोज्ड बाय द ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है बच्चों किसमें, ऑफ द अपर एयरवे में, एंड इट इज द साइन ऑफ द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का भी साइन है, एंड दस द रिक्वायर द इमीडिएटली अटेंशन, क्या है, इमीडिएटली अटेंशन। स्ट्रिडोर क्या है, इट इज द मेनली कोज्ड बाय द ऑब्स्ट्रक्शन, कहां पर ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, अपर एयरवे में, और इट इज द मेनली साइन ऑफ द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड द रिक्वायर द इमीडिएटली, क्या देखने को करना पड़ेगा, इमीडिएटली अटेंशन करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay. Which of the anterior medulla brain injury has the deep irregular hypoventilation with the apnea? Which type of the respiration? तो याद रखना बच्चों, बायोट्स रेस्पिरेशन। कौन सा, बायोट रेस्पिरेशन में क्या देखने को मिलता है, पेशेंट विद द एंटीरियर मेडुला ब्रेन इंजरी देखने को मिलती है, has the deep the irregular and the hypoventilation with the apnea, तो उससे कौन से टाइप्स का रेस्पिरेशन बोलेंगे, तो याद रखना बच्चों, बायोट्स रेस्पिरेशन। Which is the best in intervention for the patient with the tension pneumothorax, तो टेंशन न्यूमोथेरैक्स के लिए कौन सा इंटरवेंशन बेस्ट रहेगा, तो बच्चों याद रखना, चेस्ट टिप को हम क्या करेंगे, इंसर्शन करेंगे, कहां पर करेंगे, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में करेंगे, ऑन टू द कौन से स्पेस में, मिड क्लेविकुलर लाइन के बीच में करेंगे। तो याद रखना, विच इज द बेस्ट इंटरवेंशन फॉर द पेशेंट विद द टेंशन न्यूमोथेरैक्स, तो याद रखिए, चेस्ट टिप को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, कितना इंसर्ट करेंगे, कहां पर इंसर्ट करेंगे, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में और द मिड क्लेविकुलर स्पेस लाइन में करेंगे। चलिए नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विटामिन B6 अलोंग द टीबी ड्रग, व्हाट इज द मेन पर्पस, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है।
एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे विटामिन बी सिक्स के साथ टीबी ड्रग को, उसका मेन क्या रहेगा, ड्यू टू द क्या पर्पस रहेगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी ना हो इसकी वजह से। व्हेन अ पर्सन हैविंग द अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इट इज द रिकमेंडेड टू टेक अ डाइट रिच विटामिन सी एंड जिंक, यानी कि ऐसे डाइट को हमें करना पड़ेगा जिसमें विटामिन सी और जिंक रहेगा, तो ऐसे डाइट को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो याद रखना व्हेन द पर्सन हैविंग ए upper respiratory infection तब क्या, it is the recommended to take the diet rich into the vitamin C and the zinc। चलिए नेक्स्ट, प्यूरेस्ट लिप ब्रीथिंग इज सिन। प्यूरेस्ट लिप का मीनिंग क्या, दोनों होठ जो रहते हैं लिप वो चिपक जाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। और ये क्या किस में देखने को मिलता है, याद रखना बच्चों, सीओपीडी में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, सीओपीडी में देखने को मिलता है। तो याद रखें, पेशेंट विद द एंटीरियर मेडुला ब्रेन इंजरी देखने को मिलती है, उसमें इरेगुलर और हाइपोवेंटिलेशन देखने को मिलता है। विद द एपनिया, तो विच टाइप ऑफ द रेस्पिरेशन, तो याद रखना बच्चों, बायोट्स रेस्पिरेशन। कौन सा आएगा, बायोट्स रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, विच इज द बेस्ट इंटरवेंशन फॉर द पेशेंट, कौन सा पेशेंट का इंटरवेंशन बेस्ट रहेगा, विद द टेंशन न्यूमोथेरैक्स, यानी कि टेंशन न्यूमोथेरैक्स। तो कैसे इंटरवेंशन करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, चेस्ट ट्यूब को इंसर्ट करेंगे कहां पर, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में, मिड क्लेविकुलर पेस की लाइन में, और जो भी आएगा आंसर उसे क्या कर देंगे, इट इज द करेक्ट आंसर। याद रखना बच्चों। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विटामिन बी6 अलोंग विद द टीबी ड्रग। टीबी ड्रग के साथ विटामिन बी6 देने का क्या फायदा रहेगा, तो याद रखना बच्चों, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। क्या आएगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। When a person having the upper respiratory infection, it is recommended to take the diet rich vitamin C और कौन सा आएगा, जिंक आएगा। नेक्स्ट, प्यूरस लिप मैंने अभी पढ़ा लिया था, किसमें देखने को मिलेगा, सीओपीडी। तो पता चल गया, ये सारे क्वेश्चन आपको पता चलने चाहिए। बायोट्स रेस्पिरेशन क्या है, बेस्ट इंटरवेंशन क्या है, जब न्यूमोथेरैक्स का पेशेंट है तो चेस्ट ट्यूब को इंसर्ट करेंगे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में। बी6 के साथ कौन से ड्रग देंगे, टीमी, उसका पर्पस क्या है, प्रिवेंशन ऑफ द पेरिफेरल न्यूरोपैथी। और when the person having the upper respiratory infection it is the recommended to take a diet rich, कौन सा डाइट रिच आएगा, विटामिन सी और द जिंक रिच डाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरल चेस्ट, आपको सीधा सा आंसर मैं बता ही देता हूँ। बैरल चेस्ट किसमें देखने को मिलता है, एम्फाइसेमा। किसमें देखने को मिलता है, एम्फाइसेमा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, द रिप्लेसमेंट ऑफ द एयर इनटू द लंग्स विद द फ्लूइड और द मास, जो भी एयर है विद द लंग्स क्या रहती है, फ्लूइड के मार्फत या फिर क्या मास के द्वारा जाती है, तो इसे क्या बोला जाता है, याद रखना बच्चों, कंसोलिडेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंसोलिडेशन। ऑर्थोपेनिक पोजीशन, चलिए समझ लेके मैं पेन ले लेता हूँ। क्या आएगी, ऑर्थोपेनिक पोजीशन इन विच द क्लाइंट प्लेस सिटिंग पोजीशन विद द बैक सपोर्टेड ऑन द पिलो। याद रखना बच्चों, क्या बोल रहा हूँ मैं, सिटिंग करेगी सिटिंग पोजीशन में, विद द बैक को सपोर्ट करेगी। बैक को किसके सहायता के सपोर्ट करेगी, तो याद रखना बच्चों, पिलो की सहायता की। और समटाइम इट इज द नोन एज द सिटिंग पोजीशन और द हाई फाउलर पोजीशन भी बोला जाता है। परमानेंट एब्नॉर्मल डायलेटेशन एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रोंकाई एंड द ब्रोंकियल्स इज द नोन एज द ब्रोंकियोटेटिस। कौन सा आएगा बच्चों, ब्रोंकियोटेसिस। नेक्स्ट, चेस्ट इनरोइंग, नेजल फ्लेयरिंग एंड द ग्रंटिंग आर द फीचर्स ऑफ द न्यूमोनिया। ये किसके किसके बच्चों, न्यूमोनिया के। किसका रहेगा बच्चों, न्यूमोनिया। अर्ली साइन ऑफ द हाइपोक्सिया का कौन सा रहेगा, रेस्टलेसनेस रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, रेस्टलेसनेस रहेगा। तो आई होप सबको पता चल गया होगा आज का लेक्चर में क्या मैंने पढ़ाया, फिर से लिख लेते हैं। बैरल चेस्ट एम्फाइसेमा में रिप्लेसमेंट ऑफ द एयर इनटू द लंग्स एंड आउट ऑफ द लंग्स फॉर मास, तो उससे क्या बोला जाता है, कंसोलिडेशन। ऑर्थोपेनिक पोजीशन का मीनिंग क्या रहेगा, उसमें पेशेंट जो भी है प्लेस कहां पर करेगा, इनटू द सिटिंग पोजीशन विद द बैक सपोर्टेड ऑन द पिलो एंड समटाइम्स इट इज द नोन एज द सिटिंग पोजीशन और द कौन सी पोजीशन आएगी, हाई फाउलर पोजीशन आएगी। नेक्स्ट, आगे का क्वेश्चन, परमानेंट एब्नॉर्मल क्या होता है, डायलेटेशन एंड द डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है ऑफ द ब्रोंकाई एंड द ब्रोंकियल्स, तो उसे क्या बोला जाता है, तो उसका सही आंसर कौन सा आएगा बच्चों, ब्रोंकियोटेसिस। कौन सा आएगा, ब्रोंकियोटेसिस। चेस्ट इनरोइंग, नेजल फ्लेयरिंग एंड द ग्रंटिंग आर द फीचर्स ऑफ द, किसके फीचर है, तो किसके फीचर है बच्चों, याद रखिए, न्यूमोनिया के। अर्ली साइन ऑफ द हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया के अर्ली साइन कौन सा रहेगा, तो याद रखना बच्चों कौन सा रहेगा, रेस्टलेसनेस। कौन सा आएगा, रेस्टलेसनेस। पता चल गया। बैरल चेस्ट किसमें बच्चों, एम्फाइसेमा में। रिप्लेसमेंट ऑफ द एयर इनटू द लंग्स विद द फ्लूइड और मास,
कंसोलिडेशन। ऑर्थोपेडिक पोजीशन में क्या रहता है बच्चों कि जो भी बच्चा रहता है इट प्लेस इनटू द सिटिंग पोजीशन विद द back supported on the pillow and sometimes it is the known as the sleeping position. कौन सी पोजीशन आएगी? sleeping. Next, permanent abnormal dilatation and the destruction of the bronchi and the bronchioles, इसको क्या बोला जाता है? bronchiectasis बोला जाता है. Chest inroing, nasal flaring और the family और क्या रहेगा? family okay. कहाँ पे था? sorry chest inroing, nasal flaring or the grunting are the features of the क्या रहेगा? pneumonia. Last one is the early sign of the hypoxia क्या रहेगा? restlessness. ओके तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कैसा लगा मेरा लेक्चर तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ ओबीजी और कॉम्बिनेटरी के रिलेटेड अगर आपको ऐसा कोई बुलेट पॉइंट चाहिए तो कमेंट मुझे जरूर करिएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू और स्टूडेंट, मिलते हैं अगले लेक्चर की ओर। थैंक यू स्टूडेंट।